नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। तो कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं एक बार। कि ओम्स लॉ में पढ़ा था हमने कि V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। बात शुरू हुई थी हमारी कि जो करंट है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि V के ऊपर डिपेंड करता है। V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने एक और चीज़ लेके आए थे जो थी R, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे इसे क्या बोला जा रहा है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो फॉर अ गिवन सर्किट आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम इसे ग्राफ पे कैसे परसीव कर पाते हैं? देखिए ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में अगर आपने साइंस ले ली तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें ग्राफ के बेस पे ही सिखाई जाती है। साइन थीटा कॉस थीटा आप पढ़ेंगे, वो सब ग्राफ और वेव फंक्शन जो भी है सब आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करने वाले हैं। हालांकि आपने 9th क्लास में जब मोशन पढ़ा था तो स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे, ठीक है। तो उसमें जब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आती थी तो उस वैल्यू को हम बोलते थे कांस्टेंट। अब यहाँ पे V और I की बात करेंगे तो यहाँ पे हम रख लेते हैं V को, हम V लगातार यहाँ बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ रख लेते हैं I को, I लगातार बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में। हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट से ली गई वैल्यूज़ हैं जो कि ये है, ठीक है। तो मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। तो इक्वी डिस्टेंस 5 मार्किंग्स कर लेता हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब मैं नॉर्मली इस पे कर रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं फ्रेंड से कर रहा हूँ तो थोड़ा तिरछा हो सकता है लाइन, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा क्या था, 5 है वोल्टेज हमारा, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। करंट क्या है हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पर डिपेंडेंसी करंट की। तो जब हमने 5 वोल्ट किया तो हमारा करंट आ गया 10 एम्पियर। हमने ये यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया इसके इंटरसेक्शन पे, ठीक है। जब 10 वोल्ट गया तो 20 आ गया हमारा करंट। जैसे कि जैसे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से करंट बढ़ता जा रहा है। 15 गया तो 30 आ गया, ठीक है। 20 गया तो 40 आ गया, 25 गया तो 50 आ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब V अपॉन I का रेशियो जो आपका आ रहा है वो लगातार कांस्टेंट है। यानी V अपॉन I जो था, जो R है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर हम V अपॉन I निकालेंगे तो क्या होगा, 5 अपॉन 10। तो 5 अपॉन 10 आ गया 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 25 अपॉन 50। तो ये भी आ गया 1 अपॉन 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू 1 अपॉन 2। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। तो 5 अपॉन 10 क्या है, 1 अपॉन 2। 10 अपॉन 20 क्या है, 1 अपॉन 2। 15 अपॉन 30 क्या है, 1 अपॉन 2। 20 अपॉन 40 क्या है, 1 अपॉन 2। 25 अपॉन 50 क्या है, 1 अपॉन 2। तो एक बार दोबारा ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पे चलते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि करंट जो कि फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है इंटायरली डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन की जो आपने वायर लगाई है, जो रेजिस्टेंस लगाई है, जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस लगाया है तो कॉपर का एक कांस्टेंट हो गया। एल्यूमिनियम, मतलब आप कॉपर हटा के एल्यूमिनियम आ गया तो अब एल्यूमिनियम के कॉन्सेप्ट को कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। उसके अलावा टेम्परेचर एक फीचर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक फीचर होता है। ये सारी कंडीशन जो फिजिकल कंडीशन जिसमें हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहे हैं, उन कंडीशंस को हम कांस्टेंट रखते हुए जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट डालेंगे तो वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट पे बात करने से पहले मैं एक टॉपिक जो कि थोड़ी देर बाद आएगा, यहाँ नहीं चलेगा एग्जैक्टली, हम उस पर अभी बात कर लेते ताकि ये एक्सपेरिमेंट समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब चीज़ें एक सीधी लाइन में इस तरह से लगी हुई हैं, ठीक है, ये सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन। यहीं पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है।
तो अभी हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए थोड़ी हमें ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी इसे डाल रहा हूँ। अब मान लेते हैं इस सर्किट के अंदर हमने डाल दी 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये 2 ओम का, ये 1 ओम का। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सीधे सीधे प्लस हो जाएगा, या 3 + 2 + 1 = 6, तो 6 ओम का आ गया। अब अगर हम करंट बोलें इसमें से कितना जा रहा है, तो हम बोलेंगे 6V/6 ओम, यानी कि 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि जो सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पहले बताया था ये वाली बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम रहता है, यानी 3 ओम से भी करंट जो जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, 2 ओम से भी 1 एम्पियर जाएगा और 1 ओम से भी एम्पियर जाएगा। पर बदलाव कहाँ आएगा, बदलाव आएगा वोल्टेज में, कि हर रेजिस्टेंस के आगे एक पोटेंशियल फॉल होगा, मतलब वोल्टेज गिरेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें इस वाले रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 3, ठीक है, और करंट क्या गया है यहाँ से 1, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 3 वोल्ट का। अब इसके लिए कितना बचा, 3 वोल्ट तो कंज्यूम कर लिया इसने। अब 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो इन दोनों के लिए कितना बचा, 6 वोल्ट ही बचा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर का करंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल फॉल कितने का हो गया 2 वोल्ट का, ठीक है। यानी जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस से जाता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल फॉल हो जाएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज अलग है, इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज अलग है, और इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज अलग है, ठीक है। अब ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें उसे वेरीफाई करना था, उसके लिए ये समझना थोड़ा ज़रूरी था। अब इस सर्किट को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी है जो कुछ भी वोल्ट की हो सकती है, वी डाल देता हूँ, इसे बोलते हैं स्विच, ठीक है। ओपन सर्किट है ये, अभी क्लोज नहीं है, जब ये टच हो जाएगा तो क्लोज सर्किट हो जाएगा और इसमें करंट बहने लगेगा। इसको बोलते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसका ये जो पॉइंट है हम इसे आगे पीछे करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसका वेरी करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये वोल्ट मीटर है और इस रेजिस्टेंस को हम चेक करने वाले हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है उसमें हम चाहते हैं कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए हमेशा, ये नहीं बदलनी चाहिए। तो हमें लगेगा कि भाई ओम्स लॉ ने भाई सही बात करी थी, ठीक है। और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है ये हमें यहाँ से पता चलेगा, करंट क्या है सर्किट में ये हमें यहाँ से पता चलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो करने लगा, मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, और आपने, अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था मान लेते हैं, ठीक है, और सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है पूरे में, ठीक है। तो यहाँ इसने यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल दे दिया, तो यहाँ के लिए कितना बचा, यहाँ के लिए सिर्फ 8 वोल्ट बचा। तो वोल्ट मीटर हमारी क्या रीडिंग देगा 8 वोल्ट की, ठीक है, 8 वोल्ट की रीडिंग देगा। और हमारा जो करंट था वो हमने मान लिया था कि 1 एम्पियर भाग रहा है इसके अंदर, तो 1 एम्पियर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम का। आगे बात समझ में। तो जो हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं वो किसकी मदद से चेंज कर रहे हैं, हम इस रियोस्टेट की मदद से, कि इसकी की को आगे पीछे करेंगे, इसका रेजिस्टेंस बदलेगा और उसके हिसाब से इस जगह पे पोटेंशियल फॉल होगा। अगर इसका आपने 2 ओम पे कर रखा है तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल हो जाएगा, 3 पे कर रखा है तो 3 वोल्ट का हो जाएगा, 4 पे कर रखा है तो 4 वोल्ट का। और ये रीडिंग हमें मिलेगी यहाँ पे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब हम नॉर्मल कुछ भी अज्यूम करते हुए चलेंगे। मान लेते हैं कि 10 वोल्ट का ये बैटरी थी, ठीक है, एक करंट यहाँ से फ्लो किया और इसका हमने रेजिस्टेंस इस समय 0 कर रखा है, तो पूरा का पूरा करंट पहुंच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाएगा 10 वोल्ट, क्यों, क्योंकि इसने बिल्कुल भी पोटेंशियल को कंज्यूम नहीं किया है, खत्म नहीं किया है, तो पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहाँ पे दिखाएगा ये। अब इस 10 वोल्ट की वजह से इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी रीडिंग क्या आएगी यहाँ पे। मान लेते हैं कि 5 एम्पियर की रीडिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V/I, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I होता है। तो 10 वोल्ट पे जब 5 एम्पियर करंट बह रहा है तो 2 ओम का हो गया रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। अब जब हमने इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल फॉल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल ले लिया, तो अब इसके लिए कितना बचा, खाली 8 वोल्ट,
ठीक है। अब 8 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे एक रीडिंग आएगी, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 8 वोल्ट यहाँ पे कम हो गया तो करंट भी कम हो गया, मान लेते हैं 4 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो V अपॉन आई, तो वोल्टेज कितना था इसके लिए 8 वोल्ट और करंट कितना था 4 एम्पियर, तो यहाँ पे भी हमें कितना रेजिस्टेंस मिला 2R। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली करेंगे तो हमें हमेशा देखेगा कि V अपॉन आई का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यही ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि ऑन कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं जो है R, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R जो है हमारा कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा भी था कि इसका क्या ग्राफ बन रहा है, इस तरह का। तो इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, नीचे वाले एक्सपेरिमेंट को करते हुए हम कुछ रीडिंग्स ले सकते हैं और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमारा ग्राफ इस तरह से आता है तो इसका मतलब हम मानते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, वो एक सर्किट के लिए नहीं बदल रही है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता था कि कल हमने बात की थी कि जैसे करंट जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर रहे हैं तो उसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। उसके बाद अगर इसी का फ्लो थोड़ा रुक रुक के जा रहा है, थोड़ा मुश्किल से जा रहा है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो गया, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टर्स। अगर कंपैरेटिवली हाई होगा तो रेजिस्टर्स। कभी अगर आपने कोई मदरबोर्ड या ऐसी कुछ चीज़ देखी होगी तो उसमें इस तरह का कुछ डिज़ाइन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, मतलब पार्ट्स से लगे होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के, रेड के, ग्रीन के, येलो के, उन्हें बोलते हैं हम रेजिस्टर्स। हमें क्या करंट फ्लो करवाना है उसे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सप्लाई तो आपकी 220 वोल्ट की आ रही है बाहर से, है ना, जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है आपके घर में, लेकिन आपको सर्किट के लिए बहुत छोटा करंट चाहिए। जैसे आपको फ़ोन चार्ज करना तो अडेप्टर लगा होता है, अब अडेप्टर के अंदर उस करंट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम रजिस्टर लगाएंगे कि ये रजिस्टर मैक्सिमम पोटेंशियल फॉल दें। जैसे आप अपने उस पर देखेंगे अडेप्टर पे या चार्जर पे, उस पर लिखा होगा भाई 5 वोल्ट का चार्जर है और 4 मिली एम्पियर का करंट छोड़ता है ये, ठीक है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप रजिस्टर्स लगाते हैं। तो रजिस्टर्स का क्या काम होता है, वो हाई रेजिस्टेंस के होते हैं और वो पोटेंशियल को ख़त्म करते हैं ताकि जो आपके ऐसे इक्विपमेंट है जिन्हें कम करंट चाहिए उनमें डैमेज ना पहुंचे। इंसुलेटर्स इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, इनके थ्रू तो करंट फ्लो ही नहीं करता है। हम पहले इंसुलेटर्स पे बात कर चुके हैं, जैसे कि आपका हो गया प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में है ना।